नमस्कार, मैं हूं कशिश। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज 19 जून दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में आम महोत्सव 2026 का होगा भव्य आयोजन। पटना समेत 6 शहरों में 50 पिंक बसों के साथ शुरू होगी ई बस सेवा। बिहार में 11 सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों से हटी जमीन खरीद बिक्री रोक। बिहार के 500 चौराहे पर कैमरों से कटेगा ऑटोमेटिक चालान। वैभव सूर्यवंशी विवाद पर संजय मांजरेकर ने दी बड़ी सलाह। आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। पटना में आम महोत्सव 2026 का होगा भव्य आयोजन। पटना में 19 से 21 जून 2026 तक बामेती परिसर में 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 आयोजित होगा। कृषि विभाग के इस आयोजन में मालदा, जार्दुलू, लंगड़ा, दशहरी, अल्फांसो समेत आम की कई दुर्लभ किस्मों की प्रदर्शनी लगेगी। आम खाओ और इनाम पाओ क्विज, चित्रकला और मैंगो कार्विंग जैसी प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र रहेगी। QR कोड के जरिए मुफ्त प्रवेश मिलेगा। महोत्सव आम उत्पादक किसानों को बाजार और बिहार के आमों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का मंच प्रदान करेगा। पटना साहिब स्टेशन पर शुरू हुई AC वेटिंग हॉल सुविधा। पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए AC वेटिंग हॉल की शुरुआत की गई है। यहाँ यात्रियों को एयर कंडीशनिंग के साथ वाईफाई और टीवी की सुविधा मिलेगी। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब के पंच प्यारों ने अरदास और फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। AC वेटिंग हॉल का उपयोग करने के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है, जबकि 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए 10 रुपए और अन्य यात्रियों के लिए 20 रुपए प्रति घंटा शुल्क देना होगा। पटना के चंडासी गांव में विशाल अर्धनारेश्वर प्रतिमा बनी श्रद्धा का केंद्र। पटना के गौरीचक स्थित चंडासी गांव में 143 फीट ऊंची अर्धनारेश्वर प्रतिमा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 11 करोड़ रुपए की लागत से बने धार्मिक परिसर में बुधवार से 25 जून तक 1008 कुंडीय महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। महायज्ञ की शुरुआत अग्नि स्थापना, चंडी पाठ और रुद्र पाठ के साथ हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यज्ञ स्थल की परिक्रमा कर रहे हैं। 26 जून को अर्धनारेश्वर प्रतिमा की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा और भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने घोषित किया सेमेस्टर रिजल्ट। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने UG रेगुलर स्तर 2023 से 27 के छठे सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र अपना परिणाम विश्वविद्यालय के पोर्टल पर देख सकते हैं। रिजल्ट में किसी भी त्रुटि या गड़बड़ी की शिकायत संबंधित कॉलेज के माध्यम से की जा सकेगी। शिकायत दर्ज कराने के लिए रिजल्ट जारी होने की तिथि से 15 दिन का समय दिया गया है। यदि किसी छात्र को परीक्षा देने के बावजूद एब्सेंट दिखाया गया है तो उन्हें निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा। पटना समेत 6 शहरों में 50 पिंक बसों के साथ शुरू होगी ई बस सेवा। बिहार में PM ई बस सेवा योजना के तहत पटना समेत 6 शहरों में 400 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और ग्रीन सेल मोबिलिटी के बीच समझौता हुआ है। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में ये बसें चलेंगी। पहले चरण में जुलाई से 200 बसें, जिनमें 50 पिंक बसें शामिल है। बसों के लिए आधुनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे प्रदूषण कम होगा और सार्वजनिक परिवहन बेहतर बनेगा। पटना के 513 शिक्षकों का होगा बायोमेट्रिक सत्यापन। सक्षमता परीक्षा 2026 में शामिल पटना जिले के 513 स्थानीय निकाय शिक्षक अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान 19 से 20 जून तक जिला शिक्षा कार्यालय में किया जाएगा। ये प्रक्रिया 2 पालियों में आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को अपना मूल प्रवेश पत्र जमा करना होगा, जिसे पोर्टल पर अपलोड कर सुरक्षित रखा जाएगा। मिलान के दौरान थंब इंप्रेशन सहित अन्य बायोमेट्रिक जांच होगी। विभिन्न प्रखंडों के अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। बिहार बोर्ड ने इसके लिए मशीनें और ऑपरेटर उपलब्ध कराए हैं। बिहार में 11 सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों से हटी जमीन खरीद बिक्री रोक। बिहार सरकार ने 11 प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक हटाकर निवेश और शहरी विकास का रास्ता साफ खोल दिया है। अब निवेशक बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की मंजूरी से सीधे जमीन खरीद या लीज पर ले सकेंगे। किसानों के लिए आकर्षक मुआवजा व्यवस्था भी तय की गई है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 गुना तक भुगतान मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे निवेश, रोजगार और आधुनिक शहरों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पटना यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुआ बड़ा बदलाव। पटना यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और
किया है। सभी गेटों पर सामान्य सुरक्षा कर्मियों की जगह बंदूकधारी गार्ड तैनात किए गए हैं और लोहे की चादरें लगाकर प्रवेश नियंत्रित किया गया है। छात्रों के प्रवेश के लिए रजिस्टर में एंट्री अनिवार्य कर दी गई है तथा सीसीटीवी से निगरानी बढ़ा दी गई है। हाल के छात्र आंदोलन को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन का कहना है कि गेटों का नवीनीकरण और सुरक्षा सुधार किया गया है। बिहार के 500 चौराहे पर कैमरे से कटेगा ऑटोमेटिक चालान। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब सख्त निगरानी रखी जाएगी। राज्य सरकार ने 500 चौराहे पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने को मंजूरी दे दी है। कैमरे के जरिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान कर वाहन नंबर और परिवहन विभाग के डाटा के आधार स्वतः ही चालान जारी होगा। पहले चरण में 200 व्यस्त और दुर्घटना संभावित स्थलों पर यह व्यवस्था शुरू होगी, जबकि बाद में 300 अन्य स्थानों को भी इससे जोड़ा जाएगा। गांधी मैदान में 5000 होमगार्ड जवानों की हुई भव्य परेड। पटना के गांधी मैदान में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के 5000 नए जवानों का दीक्षांत एवं पासिंग आउट परेड आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। सभी जवानों को अनुशासन, आपदा प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और आधुनिक हथियार संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है। समारोह में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जवानों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और साइबर सुरक्षा व तकनीक के उपयोग के साथ जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी। बीएसपी-एचसीएल भर्ती विवाद में हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन को बड़ा झटका देते हुए आंतरिक भर्ती परीक्षा रद्द करने का आदेश निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 553 रिक्तियों के लिए हुई भर्ती प्रक्रिया को बिना उचित कारण रद्द नहीं किया जा सकता। 264 सफल उम्मीदवारों की चयन सूची पहले ही जारी हो चुकी थी। जस्टिस डॉक्टर अंशुमान की एकल पीठ ने कंपनी को 3 माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया, जिससे चयनित कर्मचारियों को राहत मिली है। पटना के दीदारगंज में खनन टीम पर हुआ हमला। पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र में अवैध बालू ढुलाई की जांच करने पहुंची खनन विभाग की टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। टीम ने वैध कागजात न मिलने पर बालू लदे 2 हाईवा जब्त किए थे। इसी दौरान स्कॉर्पियो सवार 7-8 लोगों ने रास्ता रोककर खनन कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और दोनों जब्त हाईवा लेकर फरार हो गए। मामले में खान निरीक्षक राजीव रंजन सिंह ने वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दानापुर में जन्म प्रमाण पत्र व्यवस्था पर उठे सवाल। दानापुर नगर परिषद के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी सह जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार विनोद कुमार विकास को कार्य से लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उन पर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में लगातार लापरवाही बरतने का आरोप था, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई थी। नगर परिषद ईओ पंकज कुमार ने कार्रवाई की पुष्टि की। इससे पहले भी जन्म प्रमाण पत्र संबंधी शिकायतों पर एक कर्मी को बर्खास्त किया जा चुका है। प्रमाण पत्र बनवाने में लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पटना स्टेशनों पर यात्रियों को नहीं मिल रही आधुनिक सुविधाएं। पटना जंक्शन और पाटलिपुत्र जंक्शन पर करोड़ों रुपए खर्च कर लगाए गए लिफ्ट और एस्केलेटर यात्रियों को पूरी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित 12 लिफ्ट और 5 एस्केलेटर नियमित रखरखाव के अभाव में अक्सर बंद रहते हैं। इससे बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और बीमार यात्रियों को भारी परेशानी होती है। यात्रियों को सामान लेकर सीढ़ियां चढ़नी उतरनी पड़ती है। वहीं लिफ्ट संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को भी व्यवस्था नहीं की गई है। पीएमसीएच की परीक्षा में जैमर से होगी सख्त निगरानी। पीएमसीएच ने एमबीबीएस के आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने का फैसला किया है। इससे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ और अन्य वायरलेस उपकरणों का उपयोग नहीं हो सकेगा। इस व्यवस्था के लिए डॉक्टर सुनील कुमार को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। 13 जुलाई से 2023 बैच की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित होगी। ये कदम 2022 बैच की परीक्षा में बड़े पैमाने पर कदाचार की शिकायतें सामने आने और परीक्षा रद्द होने के बाद उठाया गया है। बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन ने जारी किया नया टूर्नामेंट कैलेंडर। बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन ने जारी किया नया टूर्नामेंट कैलेंडर।
बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन ने 2026-27 स्तर के लिए संशोधित वार्षिक टूर्नामेंट कैलेंडर जारी कर दिया है। मानद महासचिव के.एन. जायसवाल के अनुसार राज्य में जूनियर, सब जूनियर, सीनियर, मास्टर्स और अंतर जिला स्तर की कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। विभिन्न जिलों को मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेंगे। एसोसिएशन का मानना है कि इससे खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलेगा और राज्य में बैडमिंटन को बढ़ावा मिलेगा। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान बिहार में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के 1-2 स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही आंधी, वज्रपात और गरज चमक के साथ मौसम में बदलाव की भी संभावना जताई गई है। बिहार में राजस्व महाअभियान की अवधि 21 जून तक बढ़ी। बिहार में चल रहे राजस्व महाअभियान की अवधि बढ़ाकर अब 21 जून 2026 तक कर दी गई है। इस अभियान के तहत आम लोग जमीन से जुड़ी समस्याओं और लंबित मामलों का समाधान करा सकेंगे। विभाग ने 46 लाख से अधिक आवेदनों के 100% स्कैनिंग और ऑनलाइन अपलोडिंग के निर्देश दिए हैं। अभियान में भूमि नामांतरण और बंटवारा मामलों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। कई जिलों में 99% से अधिक प्रगति दर्ज की गई है। पटना के पर्यटन स्थल में आज हम बात करेंगे बापू टावर की। पटना के गर्दनी बाग में स्थित 120 फीट ऊंचा और 6 मंजिला बापू टावर महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला ऐसा स्मारक है। करीब 129 करोड़ रुपए की लागत से बने इस टावर में गांधी जी के जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और उनके विचारों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। 7 एकड़ में फैले इस परिसर में गैलरी, शोध केंद्र, थिएटर और प्रदर्शनी शामिल है। यह टावर शिक्षा, शोध और गांधीवादी मूल्यों के प्रचार प्रसार का प्रमुख केंद्र बनेगा। पूर्व इंजीनियर अवधेश सिंह की संपत्तियां होगी जब्त। पटना में आय से अधिक संपत्ति के पुराने मामले में पथ निर्माण विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता अवधेश कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। निगरानी न्यायालय ने उनकी कथित अवैध संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है और डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामला सीबीआई द्वारा दिल्ली में रिश्वत लेते पकड़े जाने के बाद शुरू हुआ था। जांच में लगभग 1 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति, फ्लैट, कार्यालय और बैंक जमा मिले। अब संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के फेलोज का हुआ ओरिएंटेशन कार्यक्रम। पटना के अधिवेशन भवन में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत चयनित फेलोज के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने कहा कि ये योजना विकसित बिहार 2047 के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी और युवाओं को नीति निर्माण व प्रशासन में योगदान का अवसर देगी। योजना के तहत 106 फेलोज को विभिन्न स्तरों पर नियुक्त किया गया है, जिनमें 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक मानदेय मिलेगा। बिहार के अस्पतालों में जांच सुविधा को लेकर बड़ा बदलाव। बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बड़ी राहत देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नया निर्देश जारी किया है। अब यदि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या अन्य जांच मशीनें खराब हो जाती है तो मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा और उनकी जांच नजदीकी या सरकारी अस्पताल में कराई जाएगी। सभी अस्पतालों में जांच सुविधाओं की जानकारी के लिए सूचना बोर्ड भी लगाए जाएंगे। सिविल सर्जन और अस्पताल प्रभारी इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। इस व्यवस्था से मरीजों को समय पर जांच और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी। जनहित मुद्दों पर नीतीश कुमार से मिले छोटू सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया और बिहार के विकास, सामाजिक समरसता तथा जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। छोटू सिंह ने नीतीश कुमार की जनसंपर्क शैली और विकासोन्मुखी सोच की सराहना करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में किए गए कार्यों को उल्लेखनीय बताया। बिहार पुलिस ने लालू राबड़ी की सुरक्षा पर दिया स्पष्टीकरण।
बिहार पुलिस मुख्यालय ने राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा को लेकर उठे विवाद पर स्पष्ट किया है कि दोनों को विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 और राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार पूरी सुरक्षा दी जा रही है। इसमें अंगरक्षक, आवास गार्ड, स्क्वाड गार्ड, पायलट और बुलेट रेसिस्टेंट वाहन शामिल है। इसके अलावा एसबी के सुरक्षा कर्मी भी तैनात है। कुछ समय पहले सुरक्षा में कटौती के आरोपों और 10 सर्कुलर रोड आवास को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हुआ था। वैभव सूर्यवंशी विवाद पर संजय मांजरेकर ने दी बड़ी सलाह। भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन सीरीज के मैच के बाद 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंकाई खिलाड़ी विशेन के बीच तीखी झड़प हो गई थी। घटना के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने कड़ी प्रतिक्रिया की। उन्होंने कहा कि यदि वो भारत ए टीम के कोच या मैनेजर होते तो अनुशासन का संदेश देने के लिए वैभव को अगले मैच से बाहर कर देते। मांजरेकर ने स्पष्ट किया कि उकसावे के बावजूद मैदान पर शारीरिक आक्रामकता या धक्का मुक्की किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, तुलसी यादव और लोकेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, क्या बिहार में शिक्षक की कमी एक बड़ी समस्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।